सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस लेक्चर में दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश तुगलक वंश की चर्चा हम करेंगे। नासुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको हम तुगलक राजवंश के नाम से जानते हैं। नासुद्दीन खुसरो शाह हिंदुओं के बरादू जाति से संबंधित था, जो आज के दौर में गडेरिया से संबंधित जाति थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के दौर में उसने सत्ता का हस्तांतरण कर लिया था, हड़प लिया था उसे। फिर इसके बाद क्या होता है कि उसके सत्ता पर आ जाने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की भावना से प्रेरित होकर उसके खिलाफ जिहाद के नारे लगाए और धर्म युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके तहत उसको मार डाला गया और तख्त पर एक नए राजवंश स्थापित होता है, जिसे हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। अब तुगलक वंश के लिए बड़े विवाद है। गाजी बेग तुगलक के नाम पर ही इस वंश का नाम तुगलक वंश पड़ा है। तुर्कों की 64 जातियां थी। उन 64 जातियों में एक जाति का नाम है करौना तुर्क, इसी से संबंधित ये थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। ईश्वरी प्रसाद ने एक पुस्तक लिखा है, ईश्वरी प्रसाद। इस पुस्तक का नाम है दी करौना दी करौना दी करौना तुर्क। इसमें स्पष्ट व्याख्या किया है कि करौना तुर्क किनको कहा जाता था। तुर्क पक्ष से ये पिता की तरफ से होते थे, पिता की तरफ से ये तुर्क होते थे और माता की तरफ से हिंदू थे, तो उनको करौना कहा जाता था। और ये भी भट्टी राजपूत परिवार से संबंधित महिला थी, उसी से उत्पन्न ये हुआ था। हिंदू माता से उत्पन्न पुत्रों में इसका भी नाम आता है, जैसे फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी भी हिंदू माता से पुत्र उत्पन्न हुए थे। फिरोज शाह तुगलक नाइला या बीबी जयला से उत्पन्न हुआ था और सुनारन स्त्री हेमा से पैदा हुआ था सिकंदर लोदी। नाइला से उत्पन्न हुआ था कौन? फिरोज शाह तुगलक। और हेमा से उत्पन्न हुआ था सिकंदर लोदी, जो एक सुनारन स्त्री थी। तो इसी के नाम से इस राजवंश का नाम तुगलक कहलाया है। यही स्पष्ट व्याख्या है, और कई सारी व्याख्याएं हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक इस राजवंश से शासन किया था। 1320 से लेकर तुगलक वंश का जो शासन काल है, यही है तुगलक वंश का। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन था, ठीक है। मतलब मिला जुला कर 82 साल तक शासन कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 82 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है, सबसे ज्यादा समय, ठीक है। सबसे ज्यादा साम्राज्य भी इन्हीं का था। साम्राज्य भी सबसे बड़ा था, यानी दिल्ली सल्तनत में इनका साम्राज्य सबसे बड़ा था, ठीक है। फिर वो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में 23 प्रांत थे। कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा इलाका इनके कब्जे में था। तो ये तुगलक वंश, गाजी बेग तुगलक के नाम पर इस राजवंश का नाम क्या कहलाया? तुगलक वंश। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस वंश के शासक तुर्क थे, और तुर्कों को बताए थे आपको 64 जातियां हैं। इन्हीं में से करौना भी आते हैं, जिन्हें करौना तुर्क कहा गया, ठीक है। वर्णी के अनुसार तुर्क पिता और हिंदू माँ की संतानों को करौना तुर्क कहा जाता है।
दिल्ली पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। सल्तनत काल में सबसे विशाल साम्राज्य भी इसी का था। इस वंश का जो पहला शासक था उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो शासन काल है वो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक है, 1325। और दूसरा जो शासक है उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासनकाल है 1325 से लेकर 1351। तीसरा प्रमुख शासक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल है 1351 से लेकर 1388 तक। तो तीन महत्वपूर्ण शासक हैं ये, तीन महत्वपूर्ण शासक हैं इस राजवंश में। ये गयासुद्दीन तुगलक का शासन था। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण शासक हैं। शासक बनने से पहले ये खिलजी वंश के समय गयासुद्दीन तुगलक पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब प्रांत के दीपालपुर का सेनापति था। जैसे बताया था आपको कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बलबन के दौर में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत का सेनापति था। बाद में क्यूमर्स की हत्या करने के बाद सत्ता पर काबिज हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी होता है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गद्दी पर काबिज हो जाता है। ये भी पश्चिमोत्तर इलाके में फेमस था। और गयासुद्दीन तुगलक जो था एक मशहूर शासक था। नए अध्ययन बताते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो था इसका विवाह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के पुत्री से। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री से हुआ था। इसीलिए ये नाना कहलाता है मोहम्मद बिन तुगलक का। ये नए फैक्ट हैं। इसीलिए स्पष्ट ये भी होता है कि जरूर अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ये महत्वपूर्ण पदों पर रहा होगा। और पश्चिमोत्तर सीमांत इलाके में रहने का मतलब है कि सैनिक दृष्टिकोण से बहुत ही सक्षम रहा होगा। इसी नाते ऐसा है। तो गयासुद्दीन तुगलक उस समय सेनापति के तौर पे था। यहाँ स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो आराम से ले सकते हैं, एकदम आराम से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सारी चीज एकदम स्पष्ट हैं। चले हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 जिसकी बात हम कर चुके थे, ये तुगलक वंश का संस्थापक है। तुगलक वंश का संस्थापक, इसी के नाम पर तुगलक वंश पड़ा था। इसी के नाम पर तुगलक वंश पड़ता है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 29 बार मंगोलों को पराजित किया गया था। बहुत बड़ी घटना है, ध्यान रखिएगा। मंगोलों को पराजित करने के कारण इसने मलिक उल गाजी का खिताब धारण किया था। यह दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। ये नोट करने वाला पॉइंट है। गाजी, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का नाश करने वाला होता है भाई। काफिरों का नाश करने वाला, नाश करने वाला।
यहाँ काफिर से रिलेटेड कई सारे मतलब है कि जो वफादार नहीं है उनको भी काफिर कहा जाता है, गैर मुसलमानों को भी काफिर कहा गया है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जो शिया शासक थे मुगलों के दौर में बीजापुर और गोलकुंडा में, उनको भी काफिर कहा गया था। उनके खिलाफ भी धर्म भड़काने जैसे नारे दिए गए थे, मतलब जिहाद के नारे दिए गए थे। तो इससे एक कतई स्पष्ट नहीं है कि इतिहास में सिर्फ हिंदुओं के लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया। काफिर के कई सारे अर्थ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला, ठीक है। तो इसी का खिताब धारण किया था और इस मामले में वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। यह अपने शुरुआती जीवन में अपने आप को मर्द या आवारा यानी आवारा इंसान कहकर संबोधित करता था। गयासुद्दीन ने इसकी जांच करवाई कि अलाउद्दीन खिलजी के वंश का कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं है। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी पर बैठने से पहले ये स्पष्ट किया कि अलाउद्दीन खिलजी के वंश का कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं है। उसके आधार पर गद्दी पर बैठा था। इसको खोखर सरदार एक थे, खोखर सरदार, खोखर सरदार गुलचंद्र इनका नाम था, गुलचंद्र। इन्होंने इनको शाही प्रतीक चिन्ह दिया था, शाही प्रतीक चिन्ह, ठीक है। और ध्यान रखिए यहां पर ये सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला पहला व्यक्ति है। सर्वसम्मति से सुल्तान बना था, सुल्तान दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा व्यक्ति है। दिल्ली सल्तनत सबकी सम्मति से बना था, कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ था इसका। और आप देख रहे हैं खोखर सरदार गुलचंद ने इसको शाही प्रतीक चिन्ह भी दिया था, ठीक है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि इसके शासन को मान्यता मिल गई थी, जिसे वह दिल्ली का ताज सौंप सके। मतलब जांच करवाए कि कोई व्यक्ति अगर जीवित हो तो उसको दिल्ली का ताज सौंप दिया जाए। जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो बर्बन का एक आतंक था उसके दिलो दिमाग पर, जिसके संदर्भ में वो कहता है कि मैंने उनके रौब को देखा था और मेरा दिल अभी उसे भूल नहीं पाया है। तो इस तरीके की एक मानसिकता दिखाई देती है गयासुद्दीन तुगलक के भी, कि जो रौब था अलाउद्दीन खिलजी का वो उसके दिल दिमाग से जा नहीं रहा था और वो शासन सत्ता इतनी आसानी से कबूल नहीं कर पा रहा था। यही महान लोगों की निशानी होती है कि महान व्यक्ति मर जाने के बाद भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और ये चीज अलाउद्दीन खिलजी खुद कर गया था, ये बहुत बड़ी बात है। उसने कहा कि मेरा धनुष बाढ़ ही मेरा सिंहासन है। ये नोट करने वाला पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि किस सुल्तान ने कहा था कि मेरा धनुष बाढ़ ही मेरा सिंहासन है। शिष्ट अतः शिष्ट रूप में सिंहासन के प्रति उसने अपनी अनिच्छा का प्रदर्शन किया। तब सरदारों ने उसे गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि देकर राज सिंहासन पर बैठने के लिए प्रेरित किया। बर्नी गयासुद्दीन तुगलक की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह लोगों के कल्याण के प्रति चिंतित था। ध्यान रखिए बर्नी का नाम यहाँ आएगा, स्पेशली दो किताबें ज़्यादा फेमस है, एक तारीख फिरोजशाही, दूसरी फतवा इजादारी। फतवा इजादारी मुस्लिम राज व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है, जिसमें सुल्तान के क्या अधिकार है, खलीफा के साथ उसके क्या संबंध रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। क्या क्या कानून थे उस दौर में, शरीयत की क्या व्याख्याएं थी। और तारीख फिरोजशाही जो है वो 1259 से लेकर फिरोज शाह तुगलक के दौर के इतिहास तक का जीवन दस्तावेज प्रस्तुत करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसीलिए मैं उसकी चर्चा कर ले रहा हूँ यहाँ। तो बर्नी के अनुसार, बर्नी की यहाँ एक ही पुस्तक आप ध्यान रखेंगे, तारीख फिरोज शाही इसका नाम है, तारीख फिरोज शाही। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में गुप्तचर प्रणाली का भी उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है, नोट करने वाली बात है। गयासुद्दीन तुगलक के से पहले अगर हम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की बात करें तो एक चीज़ और वहाँ पर आप नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। दिल्ली में ठगों ने बहुत परेशान किया था,
तो ठगी प्रथा का भी उसने दमन किया था, और इसका उल्लेख भी करता है कौन, जियाउद्दीन बर्नी करता है कि वो लोग नहाने तक नहीं देते थे। ऐसी नौबत आ गए थे कि पूरी तरह अराजकतावादी माहौल में था दिल्ली। गयासुद्दीन ने वह कार्य कुछ समय में कर दिखाया जो दूसरे सुल्तानों ने वर्षों में किया। उसने अव्यवस्था के सारे चिन्ह मिटा दिए और लोगों को ऐसे लगा कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आ गया है। मतलब बर्नी का यहाँ कहना ये है कि उसने ऐसे काम किए कि लोगों को फिर से अलाउद्दीन खिलजी की याद आने लगी। गयासुद्दीन के समकालीन इतिहासकारों ने एक आदर्श सुल्तान माना है। समकालीन इतिहासकार की अगर बात करें तो देखें, गयासुद्दीन तुगलक के दौर के जो समकालीन इतिहासकार हैं, दो नाम है। एक तो अमीर खुसरो हैं, एक बर्नी हैं। कुछ जगहों पर इसामी के भी विवरण मिल जाते हैं, एक नाम और यहाँ ऐड कर ले, इसामी। ये समकालीन इतिहासकार है। लेकिन यहाँ बर्नी का दृष्टिकोण ज्यादा स्पष्ट है। अमीर खुसरो अलंकारिक भाषा में कविताओं की तरह चीज़ों को लिखे हैं, क्योंकि वो मूलतः कहानी कवि थे, लेकिन इनकी रचनाओं में इतिहास की चीज़ें स्पष्ट होती है, इसलिए इसको ऐतिहासिक मान लिया जाता है। खैर, इन्होंने खजाइन उल फुतूह के नाम से गद्य में अलाउद्दीन खिलजी का राजकीय इतिहास लिखा है। तो कमाल की बात है, जिसमें उत्तर भारत विजय बयान, दक्षिण भारत विजय बयान और अर्थव्यवस्था में जो उसने सुधार कार्य किए, इन सब का जिक्र मिलता है। चले हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें थी। अब यहाँ फिर से हम देखते हैं, बात करें यहाँ। हाँ, अमीर खुसरो की बात कर ले। ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक 100 पंडितों के सिरे वस्त्र धारण करता था, यानी राज मुकुट के नीचे 100 पंडितों का सिरो वस्त्र धारण करता था। इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब है कि बहुत विद्वान व्यक्ति था, ठीक है। उसने कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण न हो। उसने अलाई यानी खिलजी परिवार की सभी महिलाओं को राजसी सुरक्षा प्रदान किया, उनको पेंशन और उसकी लड़कियों के विवाह का प्रबंध भी किया, यानी खिलजी कन्याओं के विवाह के लिए भी इसने प्रयास किया, और जो परिवार की वृद्ध महिलाएं थे उनको पेंशन देने का काम किया। यहाँ 100 पंडितों के सिरवस्त का मतलब एक चीज है, और ये यहाँ स्पष्ट होता है कि विद्वानों की परिचर्चा होती थी। विद्वानों की परिचर्चा, रात रात भर वो गोष्ठियों में बिताता था, ठीक है, यानी गोष्ठियों का आयोजन करता था। ठीक। सुल्तान ने दरिद्रों की सहायता के लिए भी व्यवस्था निकाली थी। बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक के काल में भिखारी भी काम धंधों में लग गए थे। बहराम आइबा को किस्लू खान की उपाधि दिया, उसे सुल्तान का भाई कहलाए जाने का सम्मान मिला। सुल्तान के दत्तक पुत्र तातार खान को भी पद दिए गए। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उदारता पूर्ण नीति का पालन किया, जिसे हम फारसी में रस्म ए मियानी कहते हैं, और इसी को फरिश्ता ने एक नाम और दिया है, ध्यान रखिएगा। ये रस्म ए मियानी यानी मध्यपंथी नीति की बात हो रही है। इसको तारीख ए एतदल ये नाम है, ये फरिश्ता ने दिया है। यहाँ मतलब ये है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था बहुत कठोर कहलाती थी ना, एकदम निरंकुश शासन था उसका। 50% नगद लेता था, कोई कटौती नहीं करता था। इससे किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, और खुद जो ग्रामीण जमींदार वर्ग थे, मतलब खुद मुकद्दम चौधरी,
के द्वारा दो प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, जिसको हम हकूक खोती कहते हैं। मतलब वंशाणु के जमींदार होने के नाते भू राजस्व का एक अंश वो अपने पास रखते थे, उसको हम हकूक खोती कहते हैं। दूसरा किस्मत खोती, मतलब उनके यहाँ तीज त्यौहार कोई व्यवस्था है तो उसके लिए कुछ अलग से टैक्स लेते थे, उसको हम किस्मत खोती कहते हैं। तो उस पर भी उसने बंद कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने हकूक खोती को बहाल किया, यानी भू राजस्व व्यवस्था में उसने ढिलाई का काम किया कि लोग आसानी से जो किसान है वो अपने फसल वगैरह बेच सके और उनके साथ अच्छे से बर्ताव किया जाए। गयासुद्दीन ने स्वयं कहा है कि मैं सभी क्षेत्रों में मध्यम मार्ग के लिए जन्मा हूँ, यानी उसका मूल उद्देश्य था कि कोई व्यवस्था न बहुत कठोर बनाई जाए न बहुत उदार रहे, बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे। जैसे बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया था ना अपने दौर में, उसी तरीके के आइडियोलॉजी यहाँ वैचारिक रूप से तो उसके समान नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं। गयासुद्दीन तुगलक के समय में दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। ये सर्वप्रथम सुल्तान है इस मामले में, सर्वप्रथम।